हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। मैं हूं महेंद्र कुमार देवांगन, मैं सी सेट और जीएस पढ़ाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कार्य एक शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते हैं। जाहिर सी बात है, जब साइंस एंड टेक के बारे में हम बात करें तो ये कॉमन सा चीज़ है। ओके, आगे हम चर्चा करेंगे। यदि पृथ्वी के घूर्णन का सदुपयोग किया जाए या सही उपयोग किया जाए तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके फाइन। उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, इसको हम लोग एसएलवी बोलते हैं। एसएलवी का फुल फॉर्म है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, दैट्स इट। ओके, प्रमोचन यान यहाँ पर दिया है। उपग्रह प्रमोचन तिथि, नित्य भार, वट एवर इट इज़। ठीक है, इसको आप याद रखो ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हुआ था 1969 में, वह आंशिक सफल रहा। मतलब शुरुआत में काम वह किया, उसके बाद फिर वह काम नहीं किया। ओके, सेकेंड प्रैक्टिकल जो लॉन्च किया गया, रोहिणी नाम दिया गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1980 में इसे लॉन्च किया गया और यह सफल रहा। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को याद करना है। बाकी चीज़ें पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, आप लोग चाहो तो उसे डाउनलोड कर लेना, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। ओके, प्रणोदक ईंधन, प्रक्षेपण यान के ईंधन को प्रणोदक ईंधन कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रक्षेपण यान के ईंधन को प्रणोदक ईंधन कहते हैं। मुख्यतः उन ईंधनों को प्रक्षेपण यान जो आवश्यक धक्का प्रदान कर सके, जैसे कि आपने टीवी में कई बार देखा होगा, है ना। सब मेरे ख्याल से जब साइंस एंड टेक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सभी ने इसे ध्यान दिया होगा। जब लॉन्च होता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो तेज आग के जैसा दिखाई देता है और उसके बाद फिर रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है। फाइन, सो उसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, जो फोर्स प्रोवाइड करता है वो ऑब्वियसली ईंधन के कारण फ्यूल लगता है ना। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ पर नोट करके मैं स्पेशली लिखा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईंधन द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि ऑक्सीकारक के साथ तेजी से क्रिया करते हैं और उपयुक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, जिसको हम लोग दहन कहते हैं। प्रणोदक के प्रकार, तो यस, प्रणोदक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ठोस और दूसरा प्रकार होता है आपका द्रव। तो हम ठोस और द्रव ईंधन के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। ठोस ईंधन या फिर ठोस प्रणोदक के लाभ क्या होते हैं? तो यस, ये सस्ता होता है। ठीक है, ये सस्ता होता है, आयु अधिक होती है, सुलभ मतलब बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, तीव्र जलन होता है, थ्रस्ट अधिक होता है। हानि के बारे में यदि हम बात करें, हानि नहीं मतलब इसकी नकारात्मक जो चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यस, ये भारीपन होता है, प्रति इकाई आयतन की दृष्टि से कम थ्रस्ट उत्पन्न होता है, कभी कभी यह विस्फोटक हो जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं, हानि हैं। अब द्रव प्रणोदक के लाभ के बारे में हम बात करते हैं तो यस, घेराव कम होता है, घेराव कम होता है, प्रति इकाई आयतन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न होता है। इसका उपयोग आज के डेट में होता है। हानि के बारे में यदि हम बात करें तो प्राप्त करना कठिन है, महंगा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, अदरवाइज नहीं। उसमें विस्फोटक पैदा हो सकता है। यदि टेम्परेचर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो विस्फोट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक बार और फिर से नोट करके लिखा गया है, शून्य से नीचे होने के कारण इसको स्टोरेज टैंक में रखना तथा प्रमोशन लॉन्चिंग के समय रॉकेट टैंक में भरना कठिन समस्याएं उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके, कठिन समस्याएं इसलिए बोला गया है क्योंकि यदि टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो बर्फ़ बनने की संभावना है, ज़्यादा हुआ तो विस्फोट होने की संभावना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दिस टेम्परेचर। ओके, अब क्रायोजेनिक के बारे में हम बात करते हैं। क्रायोजेनिक क्या होता है? तो शून्य से नीचे की जो टेम्परेचर होती है, ठीक है, तो
तो उसे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ठीक है, इसी का ही उपयोग होता है आज के डेट में। तो क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी पढ़े हो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यदि मैं बोलूँगा तो ये क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रिपल स्टार भी दिया है। ओके, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक इंजन में द्रव ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्वों को नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो ही चीज़ आती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोनों को सम्मिलित रूप से ईंधन कहते हैं। देखिए, यदि हाइड्रोजन के बारे में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन तो ईंधन है ही। ओके, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। साधारण तापमान पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के रूप में रहती है, परंतु तापमान कम करके इसको द्रव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। साधारण तापमान पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में रहती है। ठीक है, गैस के रूप में रहती है, परंतु तापमान कम करके द्रव के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितने से कितना डिग्री तक, तो 0 से -260 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में, इस टेम्परेचर में फ्यूल मेंटेन रहता है, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे और विस्फोट हो सकती है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से ईंधन, और ऑक्सीजन के बारे में हम बात करें तो ये ऑक्सीकारक। ओके, हाइड्रोजन को प्रज्वलन कक्ष में गैस के रूप में ही भेजना पड़ता है। देखिए, चाहे आप उसे कंप्रेस करके -260 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कंप्रेस करके रख सको, लेकिन अंत में उसको प्रज्वलन कक्ष में भेजने के लिए गैस के रूप में ही भेजना पड़ता है। ईंधन का ताप, देखो यहाँ पर चैलेंज क्या है, इंजन का तापक्रम कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन का -260 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तरफ माइनस है, उसको हम गैस के रूप में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है गैस के रूप में भेजेंगे तो इसका टेम्परेचर को सामान्य ताप पर ही भेज सकते हैं। ओके, तो इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और MCQs भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। MCQs के लिए तैयारियाँ चल रही है, हमारी टीम काम कर रहे हैं। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नो रेस्ट विदाउट वेस्ट। थैंक यू वेरी